हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कहते हैं शुरू करते हैं मंजिल को तलाशने के लिए, एक पल वो आता है जब गिरने का मन करता है। लेकिन गिरिए, संभलिए, उठिए और फिर चलिए, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। शुरू करते हैं। फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड, यानी कि ये भारत का और ऑस्ट्रेलिया का एक सांस्कृतिक संबंध समझ सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध समझ सकते हैं आप, क्योंकि अगर किसी भी देश के सांस्कृतिक संबंध आपके यानी सॉफ्ट पावर आपका आपके साथ है, तो वैश्विक समुदाय में आपकी बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड, यानी कि प्रतिवर्ष जो है आयोजित होता है। कहाँ पे? मेलबर्न में। मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो 2022 का जो आयोजन किया गया है, 2022 के आयोजन में अलग अलग फिल्मों के उनके डायरेक्टर्स, निर्देशक और बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड है, इसमें शामिल क्या क्या होता है? इसमें शामिल होता है भारत की फिल्में, और वेब सीरीज़, फिल्में शामिल होती हैं, वेब सीरीज़ शामिल होते हैं और टीवी शो। इन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो बेहतर तरह से काम करते हैं। पूरे साल अच्छा काम कीजिए और फिर मेलबर्न में जाइए और सम्मान पाइए। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक सांस्कृतिक संबंध के रूप में इसका परिचायक है। इंडियन डायस्पोरा यानी जो भारतीय हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो काम करते हैं, ये इनका प्रभाव है। कहा जाता है कि अगर किसी भी देश में आपके कल्चर, आपके खान पान, आपके रीति रिवाज और आपसे संबंधित कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हों, तो आप समझिएगा कि वहाँ पर रहने वालों में आपके अपने काफ़ी ज़्यादा हैं। जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा है, वहाँ पे भारतीय कल्चर को बहुत बखूबी निभाया जाता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो रसिया में हो, चाहे वो लंदन में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आपके अपने लोग सांस्कृतिक गतिविधियों को मनाते हैं तो वो आपके हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ कि हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो इसलिए अगर आवाज़ थोड़ा बढ़ा के आप लोग सुनिएगा। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें फिल्में, वेब सीरीज़ और टीवी शो, ये तीनों शामिल किए जाते हैं। तो हाल ही में कहाँ पे मनाया गया ये? तो ये प्रतिवर्ष मेलबर्न में मनाया जाता है, हर वर्ष। इस बार की जो फिल्म है 83 फिल्म किस पे बनी हुई है?
83 फिल्म 1983 में हमारे देश के क्रिकेट के नायक थे जो पहली बार विश्व कप जीत के लाए थे। उनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, कपिल देव जी। कपिल देव एक ऐसा नाम है जिसने हिंदुस्तानियों को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया। कपिल देव, इस नाम में एक दम है, क्योंकि जब दो देशों का, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जब इनका कब्जा हुआ करता था क्रिकेट पे, कब्जा हुआ करता था और भारतीयों को एक बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था कि वे क्रिकेट खेलेंगे। जब भारतीय जाते थे खेलने तो ये सब टीमें, एक उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, वो लोग मजाक बनाते थे कि भाई कितनी देर खेलोगे, उस हिसाब से हम अपने खिलाड़ी भेजें। तो मतलब एक उपहास उड़ाते थे। लेकिन कपिल देव जी ने उस उपहास को बदल दिया। उन्होंने अपनी टीम को ऐसा टीम बनाया, एक ऐसा टीम बनाया, उन्होंने लड़ना सिखाया। खुद लड़ना सीखे और खुद चलना सीखे, टीम को भी लड़ना सिखाया और टीम को भी चलना सिखाया। जब पहली बार उन्होंने एक मैच जीता तो लोगों को लगा कि ये तो किस्मत की बात थी, जीत गए, सौभाग्य अच्छा था, सौभाग्य अच्छा था। किसी भी टीम ने प्रोत्साहन नहीं किया, किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि ये भारत की टीम ने खेला भी होगा। लेकिन जब उन्होंने फिर अगला मैच जीता और ऐसे करते हुए जब वो सेमीफाइनल जीत लिए, तब लगा कि शायद अच्छा कर रही है। और उसके बाद में जब सेमीफाइनल के बाद वो फाइनल भी जीत गई और विश्व कप पहली बार भारत में आया, तो कपिल देव का आधार बदल गया और ऐसे में भारत के टीम का एक अलग पहचान बना। उस पहचान पर नया किरदार निभाया है रणवीर सिंह ने। उसी 1983 पर क्रिकेट के विश्व कप जब पहली बार भारत ने जीता, उसी पर बनी फिल्म जिसके रियल हीरो हैं कपिल देव जी और रियल हीरो हैं रणवीर सिंह जी। तो रणवीर सिंह जी के कार्यों को काफ़ी सराहा गया और फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मेलबर्न 2022 में इन्हें दिया गया है बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2022। यानी रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड और इन्होंने फिल्म 1983 में काम किया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शेफाली शाह को। शेफाली शाह को मिला है अच्छी हीरोइन के लिए और अच्छे हीरो के लिए मिला है रणवीर सिंह को। यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेफाली शाह को मिला है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 1983 को।
यानी फिल्म 83 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरोइन कौन है अच्छी पूरे साल, वो शेफाली शाह रही हैं। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है। जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है। एक मिला है सुजीत सरकार को, इन्होंने फिल्म बनाई थी सरदार उधम सिंह, और दूसरा मिला है अपर्णा सेन को। इन्होंने बनाई थी द रेपिस्ट। यानी कि जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, पुरुष का अवार्ड सुजीत सरकार को और महिला का अवार्ड अपर्णा सेन को मिला है। और यहीं पे एक अवार्ड मिला है वेब सीरीज के लिए। ये जो 26/11 का मुंबई हमला हुआ था, उसी पे एक सीरीज बनी है मुंबई डायरीज। मुंबई डायरीज 26/11। इस वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। अब यहाँ से आपके प्रश्न निकलेंगे 10 तरह से यहाँ के प्रश्न आ सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे, और जो कि आना तय है, क्योंकि इस समय क्वाड देश काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं, और क्वाड देश में ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल हैं। हमारे भारत के संबंधों को लेकर के भी इस पे चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती रही है। तो इस फिल्म अवार्ड से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न हो सकता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया। तो चलिए इसका तो आंसर कोई बता देगा, उसमें शामिल है मेलबर्न, तो आप बता देंगे मेलबर्न। अब मेलबर्न कहाँ पे है, तो भले कुछ लोग ना बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, रणवीर सिंह को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, 83 को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, शेफाली शाह को। शेफाली शाह को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, सुजीत सरकार को। और अपर्णा सेन। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे मिला है, तो मुंबई डायरीज को। मुंबई डायरीज 26/11 को मिला है। तो साथियों, इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं इस समारोह में, तो इसमें शामिल होता है फिल्म, भारतीय फिल्म, टीवी शो, और वेब सीरीज इसमें शामिल होते हैं। तो साथियों, ये रहे इससे संबंधित यानी कि फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड से संबंधित प्रश्न, और ये रहे उसके डिटेल्स। अगला पॉइंट है टाइगर रेंज कंट्रीज सम्मेलन। टाइगर रेंज कंट्रीज सम्मेलन, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ टाइगर पाए जाते हैं वहाँ के देशों का एक सम्मेलन और बाघों की संख्या को बढ़ाया जाना। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा, टाइगर रेंज कंट्री सम्मेलन, दो 2022। इसका आयोजन किया जाएगा 5 सितंबर 2022 को। किया जाएगा रूस में,
व्लादिवोस्तोक रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जाएगा। माना जाता है कि इस सम्मेलन में 12 से 13 देश भागीदार होंगे। 12 से 13 देश भागीदार होंगे क्योंकि इसी रेंज में बाघ पाए जाते हैं। यानी टाइगर रेंज कंट्री सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रूस में किया जाएगा। रूस में कहाँ किया जाएगा? व्लादिवोस्तोक में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 5 सितंबर 2022 को किया जाएगा। कितने देश को शामिल होने की संभावना है? 12 से 13 देश शामिल होने की संभावना है। अगला पॉइंट है रामसर सूची में भारत के 75 स्थल। देखिए जो रामसर सूची है, रामसर ईरान का एक स्थल है जहां पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में बातें ये बताई गई थी कि जितने दलदली क्षेत्र हैं ये या तटवर्ती क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। क्योंकि जो दलदली क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र हैं इनका कई कार्य होता है। तो पानी को साफ करते हैं, हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे अन्य प्रकार के जो स्रोत हैं जैसे तटवर्ती से पेड़ हो गए, मैंग्रोव हो गए, यानी तूफान के इस्तेमाल के लिए भी यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र जो है बचत के लिए होते हैं। तो जो रामसर स्थल 1971 में ईरान में सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में हर देश के जितने लोग इसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं, भारत ने भी इसमें 11 फरवरी 1982 को भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। 71 में हुआ था, पक्षकार था, मान्यता तो दिया था, लेकिन इसमें हस्ताक्षरकर्ता भारत बना था 11 फरवरी 1982 को। तो जब शुरुआती दौर में ये रामसर सम्मेलन था तो एक एक स्थल की पहचान की जाती थी और वही पहचान आज भी जारी है। सम्मेलन होता है, पहचान किया जाता है और उसे इस स्थल में शामिल किया जाता है। अब ये बात आती हो कि शामिल करने के फ़ायदे क्या हैं। अगर शामिल करने से फ़ायदे ना होता तो हर देश इतना उत्सुक क्यों होता। शामिल करने से इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए काफ़ी पैसे मिलते हैं। भारत के 11 और स्थल शामिल किए गए हैं 2022 में। 64 थे, 11 और शामिल किया गया, अब हो गए 75। यानी भारत के 75 स्थल, भारत के 75 स्थल शामिल हो गए। इसमें से प्रश्न इस बार जरूर आएगा और किसी भी एग्ज़ाम में लगभग सब में देखने को मिल सकता है। क्योंकि 75 में से तमिलनाडु सर्वाधिक 14 स्थल के साथ सबसे आगे है और जो 11 शामिल किए गए हैं, 11 जो इस बार शामिल किए गए हैं उसमें से भी 4 तमिलनाडु से ही हैं। 4 तमिलनाडु से, 3 है उड़ीसा से, 2 है जम्मू कश्मीर से और 1 महाराष्ट्र से
और एक है मध्य प्रदेश से। यानी जो 11 इस बार 2022 में शामिल हुआ है उसमें से 4 स्थल तमिलनाडु के हैं, 3 स्थल उड़ीसा के हैं, 2 स्थल जम्मू कश्मीर के हैं, 1 महाराष्ट्र के और 1 मध्य प्रदेश के हैं। तो साथियों ये 11 जो है ये कहाँ से कितना लिया गया ये याद रखिएगा। अब रही बात ओवरऑल 75 में से सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो 75 में सर्वाधिक तमिलनाडु के हैं 14 और नंबर 2 पे हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है 10। तो ये 2 याद रखिए, नंबर 1 पे तमिलनाडु और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, दोनों मिला करके 24 ही हो गए। बाकी अलग अलग और जो है राज्यों के इसमें शामिल हैं। अब 13 अगस्त 2022 को इसकी सूची जारी की गई। इसमें 11 स्थल भारत के शामिल किए गए। तमिलनाडु में सर्वाधिक है 14, उत्तर प्रदेश से 10 है। 1971 में ईरान के रामसर संधि पत्र में भारत पक्षकार था, लेकिन भारत ने 11 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे, इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि हाल ही में जारी सूची में भारत के कितने रामसर स्थल को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी रामसर सूची में भारत के कितने नए स्थल को शामिल किया गया है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग कह देंगे 11 स्थल। अगला प्रश्न आएगा कि भारत के कुल कितने स्थल रामसर सूची में शामिल हैं, तो आप बता देंगे 75 स्थल। फिर अगला प्रश्न आएगा कि हाल ही में 11 स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए, 11 में से सर्वाधिक किस प्रदेश के थे, तो तमिलनाडु के। कितने हैं, तमिलनाडु के 4। उसके बाद में फिर आप नंबर 2 पे उड़ीसा, उड़ीसा का कितना है 3। बाकी जम्मू कश्मीर के 2 हैं, महाराष्ट्र के 1 है, मध्य प्रदेश के 1 है, आपको पता है। उसके बाद में फिर पूछेगा कि टोटल 75 स्थल भारत के रामसर सूची में शामिल हैं, उनमें से सर्वाधिक किस राज्य के हैं, तब भी आपको तमिलनाडु लगा देना है। तमिलनाडु कितने हैं 14। अब जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस अगर आएगा एग्ज़ाम या उत्तर प्रदेश के अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए, तो पूछेगा कि भारत के 75 स्थल रामसर सूची में शामिल हो गए हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश के कितने स्थल शामिल हैं, तो आप बता देंगे 10 स्थल उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। उसके बाद में पूछेगा कि रामसर समझौता संधि पत्र कब हुआ था, तब आप बताएंगे 1971 में। फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि रामसर सूची 1971 में जारी हुआ, संधि पत्र जारी हुआ, उसमें भारत पक्षकार था। भारत ने रामसर सूची में कब हस्ताक्षर किया, तो 11 फरवरी 1982 में। तो इतने प्रश्न बनेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी बन सकते हो, लेकिन 8 बनने के जो संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बताया। अगला बिंदु है अंडर वाटर मेट्रो सेवा। कहाँ से शुरू होगा, कोलकाता से। देखिए कितनी सौभाग्य की बात है कोलकाता के लिए कि मेट्रो से संबंधित जो बातें हैं, पहली मेट्रो भी चली थी कोलकाता में। पहली मेट्रो जो आई थी वो भी कोलकाता में शुरू हुआ था, और अंडर वाटर पहला वो भी कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो सेवा वो भी कहाँ से शुरू होगा, कोलकाता से।
कोलकाता पे किस नदी के नीचे चलेगा? हुबली। हुबली नदी। यानी अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में 2023 में शुरू हो जाएगी। शुरू कब होगी? 2023 में। किस नदी पे शुरू होगी? हुबली। यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा होगी। यह साल्ट लेक से हावड़ा को जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी? साल्ट लेक से हावड़ा को जोड़ेगी और इसकी लंबाई जो होगी वो 16.55 किलोमीटर, यानी कि 16.5 किलोमीटर का लगभग ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे? इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न तो दो तरह से हो सकते हैं। हो सकता है अंडर वाटर से न पूछे, पूछ ले कि भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ आया था। तो मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ आया था? कोलकाता में। दूसरा पूछेगा हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ करने की योजना कहाँ पे बनाई गई है? तो कोलकाता में। किस नदी पे बनाई गई है? हुबली नदी पे बनाई गई है। कितना किलोमीटर का प्रोजेक्ट है? तो 16.55 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। यह भारत के कौन नंबर की अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट होगा? तो भारत की पहली होगी। कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगा? तो साल्ट लेक से हावड़ा को जोड़ेगा। हावड़ा को जोड़ेगा। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।